हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में बेटा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहली चीज क्या है? वर्क, दूसरा एनर्जी और तीसरी चीज क्या है? पावर। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास जो हमें यहां पढ़ना है दैट इज अबाउट वर्क, कि भाई वर्क क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि वर्क होता क्या है, वर्क कब होगा। तो वर्क का एक बेसिक फार्मूला जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा होगा दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ भी फोर्स लग रहा होता है और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है तो हम लोग कहते हैं कुछ वर्क हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, क्योंकि 11th क्लास के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ऐसे में अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका अपना मास m है, इस पर आपने कोई एक फोर्स लगाया कुछ एक इस तरीके का किसी थीटा एंगल पर, डिस्प्लेसमेंट के साथ ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और इस तरह का फोर्स लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर बढ़ गया और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कितना किया? d के बराबर। ठीक, तो अब देखो यहां पर कितना वर्क हो जाएगा बेटा। ऐसे में वर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। यानी कि इस फोर्स का क्या होगा? कंपोनेंट हम लोग करेंगे। फोर्स के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं भाई? यहां पर दो। पहला कंपोनेंट ये है जिसकी वैल्यू क्या है? F cos थीटा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक कंपोनेंट और होगा ये वाला जो कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया F cos थीटा और ये हो गया F साइन थीटा। तो F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्क। इसका मतलब वर्क का एक बेसिक फार्मूला जो हम लोग के दिमाग में सेट हो जाना चाहिए वो ये है कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स का आप वो कंपोनेंट ले लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो और फिर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, देन इट इज नोन एज वर्क। क्लियर है? ये जो फार्मूला बना एफ डी कॉस थीटा, अगर इस एफ डी कॉस थीटा को हम लोग ध्यान से समझें तो ये आपका कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि वी कैन राइट वर्क एज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स क्या है? सॉरी, वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अब सोचो, अगर हमको फोर्स जो है एक वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तो क्या हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली? ठीक है, तो आइए इसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस भी कराता हूं और आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या है। देखो भाई, क्योंकि वर्क के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती हैं, क्या क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो होता है बेटा वो एक प्राइम फैक्टर यहां पर होता है, क्योंकि फोर्स के दो टाइप्स हो सकते हैं। This force may be constant and this may be variable also। भाई फोर्स हमारा कांस्टेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा फोर्स कैसा हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो आप सीधे सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लाइक दिस। इस तरीके का सिंपल फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही फोर्स हमारा वेरिएबल हो तब ऐसे में वर्क का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर चीजें कांस्टेंट है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया होगा जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया था, अगर कोई क्वांटिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो फिर वहां मेथड कौन सा होता है? इंटीग्रेशन का। लेकिन अगर वो सिंपल है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो हम सीधे सीधे फार्मूला लगा सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ठीक, यहां तक की चीज आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, लेकिन ये चीज अब आप अपडेट कर रहे हैं क्लास 11th के हिसाब से। तो अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो वी विल यूज एफ डॉट डी, और अगर वो फोर्स हमारा वेरिएबल है तब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन एफ डॉट dr, क्योंकि उस वर्क को हम एक बार में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमने क्या किया? छोटा सा वर्क कैलकुलेट किया। लेट अस सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंफिनिटी से उठा करके लाए हैं। अब सोचो अगर इंफिनिटी से उठाकर यहां तक लेकर आना है, नॉर्मली आप कहोगे सर वर्क कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे सर अगर इंफिनिटी से उठा के लाए हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनफाइनाइट। तब तो वर्क भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मामला गलत हो जाएगा। ऐसे में हमें क्या करना है? क्योंकि हम इंफिनिटी से यहां तक का लाने का वर्क एक बार में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस वर्क के छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। लेट अस सपोज ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है? dx। dx डिस्प्लेसमेंट कराने में हमने कुछ ना कुछ फोर्स भी लगाया होगा। लेट अस सपोज फोर्स कितना है? F। तो आप बताओ dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा, क्या वो वर्क भी बहुत छोटा सा होगा? भाई अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है
तो वर्क भी तो छोटा सा होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज F इंटू dx। अब इसी को अगर मैं दोनों तरफ बेटे इंटीग्रेट कर दूं तो चेक करो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w यानी कि टोटल वर्क, सो टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। क्लियर है? जरा भी डाउट हो इसमें तो बताइए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए वर्क के, जब भी फोर्स कांस्टेंट होगा या जब भी फोर्स वेरिएबल होगा। अब आइए इस पर बेस्ड मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूं। ये चीज क्लियर है ना? इसको जल्दी से आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो कॉपी पे, जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो मैं आपको इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, फिर देखते हैं उस न्यूमेरिकल में क्या डाउट आपको आता है। फोर्स की जो वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में गिवन है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमसे बोला गया जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पॉइंट A जो कि है 2,3,4, इस पॉइंट से हम B तक ले गए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? देखो भाई, ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि अभी मैं इस पर एक एक करके आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से। हमको एक फोर्स गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब सबसे पहले देख करके ये बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है बेटा या वेरिएबल फोर्स है? क्या इसमें कहीं पर भी x, y, z जैसे वेरिएबल दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। आई जे के का लिखा होना वेक्टर को शो करता है कि वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स तो वेक्टर होता है। तो वेक्टर के फॉर्म में फोर्स गिवन है, बट ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। एक पॉइंट गिवन है 2,3,4 और वहां से हम बी पॉइंट तक ले गए 1,2,3 तक। हमसे कहा गया वर्क कैलकुलेट करो। तो भाई साहब यहां पर अगर वर्क हमें निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला वही वाला लगेगा, W इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सारा गेम ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसको समझो जरा। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे ही जेड एक्सिस भी होगी, लेकिन वो जेड एक्सिस ऐसे बाहर निकलेगी तो मैं बाहर तो निकाल नहीं सकता, इसलिए मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, 3, 4। ये ए पॉइंट हो गया। लेट अस सपोज जो बी पॉइंट है हमारा वो यहां कहीं पर है, और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 1, 2, 3। मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर तो देखो सीधे सीधे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। कैसे मिलेगा? अगर आप एक पोजीशन वेक्टर बताओ ए वेक्टर का, ए जो पॉइंट है इसका एक पोजीशन वेक्टर अगर बनाना है तो याद करो मैंने सिखाया था ओ ए वेक्टर जो हमारा है, क्या वो ओ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप टाइप का होगा? बताओ भाई। ऐसे ही बी वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर बेटे बनाना हो तो ये जो ओबी वेक्टर है क्या वो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप जैसा है? अब बताओ, आप ही बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे ए से बी की तरफ जाना। तो ए ये है, बी ये है, बोलो यही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसका नाम है ए बी वेक्टर। ठीक है, क्या आप लोग मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि ए बी वेक्टर है, क्या उसकी वैल्यू बता सकते हैं? कैसे आएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, या फिर आप ये कह लो कि सर हमने ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी। चेक करो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ओ बी वेक्टर के बराबर। तो आप ही बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर किसके बराबर हुआ? दैट विल बी ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू पता है, ओ ए की वैल्यू पता है, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा कितना आएगा? आई माइनस 2i मतलब माइनस आई कैप, 2j माइनस 3k मतलब 3j माइनस j कैप, 3k माइनस 4k माइनस k कैप। बोलो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब यार हमको फोर्स पता है, हमको डिस्प्लेसमेंट भी पता है, वर्क निकालना है। बताओ आंसर क्या आएगा? भाई आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? -2। जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा?
3 इंटू -1 तो -3 प्लस k वाला k से मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो बोलो आंसर कितना आया? -9 जूल। तो ये था सबसे पहला वर्क कैलकुलेट करने का तरीका, जिसमें फोर्स हमारा कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर है? इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन टाइप पर, जिसमें फोर्स कैसा होगा? वेरिएबल होगा। तो देखो भाई, ये तो समझ में आ गया ना। देखिए अगला, अगर यही फोर्स हमारा वेरिएबल हो जाए, तो मैं क्वेश्चन देख करके लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन में बोला गया ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लेकर के गए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, जिस फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 3x² आई कैप प्लस 2y इंटू जे कैप। बहुत ध्यान से इस फोर्स को देखिए। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? बताओ भाई। वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें सेकंड मेथड लगाना चाहिए। सेकंड मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना होगा तो वर्क इज सिंपली रिटन एज इंटीग्रेशन f डॉट dr, जिसमें dr क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन का थोड़ा सा फील लीजिए, क्वेश्चन है क्या। एक पॉइंट यहां कहीं पर है, ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, ठीक। एक कोई पॉइंट ये होगा बी, यहां कहीं पर मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1,2। हम ए से बी की तरफ बेटा ऑब्जेक्ट को लाए हैं, ठीक। ये डी आर वेक्टर क्या है? व्हाट इज दिस डी आर वेक्टर? क्या ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? नहीं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर हम डी क्यों लगाते? हम सीधे सीधे एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिखते। अगर ये डी आर लिखा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का छोटा सा पार्ट है। बोलो यार, ये कुछ ऐसा है? बोलो भाई। अगर कोई ऐसा छोटा सा वेक्टर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये है, और इस वेक्टर का नाम है डी आर वेक्टर, तो इस डी आर वेक्टर में बोलो एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। इसका जो एक्स कंपोनेंट है बेटा वो dx है, और जो वाई कंपोनेंट है वो dy है। तो क्या इस dr वेक्टर को हम लोग dx i कैप प्लस dy j कैप ऐसा लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जिधर आप ए से बी को लेकर गए हैं, तो हमने उस डायरेक्शन में एक छोटा सा पार्ट माना, ठीक। छोटे से पार्ट की वजह से याद करो वर्क भी छोटा सा होगा dw, और उसी को उठाकर इंटीग्रेट करेंगे तो ये फार्मूला आया था, अभी मैंने समझाया था आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो हम सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट निकालते, फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते। बट फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने पर हर एक मूवमेंट पर फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। इसीलिए तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर नहीं पा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने छोटा सा बेटा पार्ट लिया, और छोटे से पार्ट में एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। अब आप चेक करो ध्यान से, इट विल बिकम इंटीग्रेशन, फोर्स कितना है भाई? 3x² आई कैप प्लस 2y टाइम्स जे कैप डॉट डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर कितना है? dx i कैप प्लस dy जे कैप। अगर सोचो पॉइंट्स 3D होते, मतलब 2,3,4 दिया होता, 1,2,3 होता, तो मैं भी इसको कैसा मानता? dz k कैप भी मान लेता, तो मैं उसको भी यहां पे लिखता। लेकिन क्योंकि 2D था तो मैंने भी इसको कैसा माना है? 2D माना है। क्लियर है भाई? अब हमें क्या करना है? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ i वाला i से मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या बनेगा? 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन y वाला y से मल्टीप्लाई करो, 2y dy। अब आप कहोगे सर तो फिर ये पॉइंट्स का क्या काम है? काम है, यहां पर इंटीग्रेशन किसके लिए है? x के लिए। ये इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? x का हो रहा है ना। तो यहां पर लिमिट्स किसकी होंगी? x की। और x आप लोग मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? फ्रॉम 2 to 1। y कहां से कहां हो रहा है? 3 to 2। अब सिंपल है बेटा, देखो 3 तो कांस्टेंट था, बाहर करेंगे x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ फ्रॉम 2 to 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे। y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y² 2 फ्रॉम 3 to 2। इज इट क्लियर?
जरा भी डाउट हो पूछ लो भाई। चेक करो बेटा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कांस्टेंट था इसलिए उड़ा दिया, वेरिएबल नहीं काट सकते हम। ठीक, अब हम लगाएंगे लिमिट। लिमिट लगाओगे क्या आएगा, 1 माइनस 2 का क्यूब, तो 1 माइनस 8 प्लस y स्क्वायर है तो पहले लगाओगे 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, तो ये कितना हुआ, -7 माइनस 5 माइनस का 12 जूल। इज इट क्लियर? वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। सीजीएस सॉरी एमकेएस यूनिट। और अगर सीजीएस में कन्वर्ट करें तो देखते हैं भाई। फिलहाल ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? इसको हटा दूं मैं। अब देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं भाई, तो वर्क जो होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर एसआई यूनिट की हम लोग बात करें तो फोर्स हो गया न्यूटन में और डिस्टेंस हो गया मीटर में, तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ये आप सबको पता है। अगर सीजीएस की बात करें तो यही फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब बेटा कन्वर्ट करो, इसी को वैसे बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। तो हमें जूल और अर्ग में रिलेशन निकालना है, क्लियर? इट मींस वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर। तो जरा चेक करो, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या ये 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो गया, जिसको हम अर्ग बोल रहे हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। कोई डाउट हो, जरा भी डाउट हो तो बताइए। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक।